बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें एग्ज़ाम्पल नंबर 8.2 कंटिन्यू करना है। लास्ट टाइम हमने इसको आज के लिए छोड़ दिया था। अच्छा जी, तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि फॉर द सर्किट ऑफ फिगर 8.5a फाइंड द वोल्टेज लेबल्ड V एट t इज़ इक्वल टू 200 मिली सेकेंड। इससे पहले जितने भी सर्किट आपने एनालाइज किए हैं माजी में, उन तमाम में कहीं पर भी स्विच का इस्तेमाल नहीं हुआ था और ना ही कहीं पर भी टाइम फैक्टर इन्वॉल्व था। वो सर्किट फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ टाइम वैलिड हुआ करते थे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जितने भी सर्किट्स होते हैं कभी वो एक्टिव होते हैं, कभी इनएक्टिव होते हैं, और इनएक्टिविटी में भी उनमें जो चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट्स होते हैं वो चार्ज स्टोर करके रखते हैं अपने पास किसी हद तक, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल कैपेसिटर है। तो अगर आपने कैपेसिटर को चार्ज किया और फिर आपने जो सप्लाई थी वो अगर आपने निकाल दी तो वो चार्ज उसमें स्टोर रहेगा। इसकी सबसे कॉमन मिसाल, जब आप टेलीविज़न जो सर्किट्स होते हैं उसमें जब आप चैनल्स स्टोर करते हो तो डेफिनेटली उस स्टोरिंग के पीछे भी कोई एक मैकेनिज़्म है, कोई चार्जेस होते हैं जिनका सर्टेन वोल्टेज जो है वो ये बात तय कर रहा होता है कि किस नंबर के ऊपर कौन सा चैनल स्टोर हुआ हुआ होगा। तो उनमें डेफिनेटली यही जो कंसेप्ट है वो इस्तेमाल होता है, चाहे वो यानी कि टीवी को आपने पावर प्रोवाइड किया हुआ हो या फिर ना किया हुआ हो, उसमें क्या होता है कि उसमें वो चैनल्स स्टोर रहते हैं एक काफ़ी लंबे अरसे पीरियड, लंबे अरसे तक। लेकिन अगर आप एक काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेशन के बाद अगर आप टीवी को टर्न ऑन करो तो वो भूल चुका होता है कि उसमें कौन कौन से चैनल्स में स्टोर हुए हुए थे। तो इसका मतलब जो भी चार्जेस स्टोर हुए हुए थे उसमें वो बेसिकली क्या हुआ, डिस्चार्ज हुआ, यानी कि डिसिपेट हो गए ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो एनीवेज कहने का मतलब क्या है कि जो सर्किट्स होते हैं हमारे पास वो कभी एक्टिव भी होते हैं और इनएक्टिव भी होते हैं, और इनकी जो एक्टिविटी और इनएक्टिविटी है इसको कंट्रोलिंग के लिए जो आसान तरीका होता है वो स्विचेस होते हैं, फिजिकल स्विचेस जो हम कॉमनली देखते भी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि स्विच के ऑन होने से पहले बिहेवियर कुछ और होगा सर्किट का, स्विच ऑन होने के बाद सर्किट का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, वरना फिर ऑन ऑफ का फ़ायदा क्या। ठीक है, सो बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ स्विचिंग the behavior of the circuit would be different, and after switching it will exhibit a different kind of behavior, right? तो अब कुछ इसी किस्म के सर्किट्स जो हैं वो हम स्टडी करेंगे, जिसमें हमारे पास जो सर्किट्स होंगे उनके दो स्टेजेस होंगी या दो स्टेट्स होंगी। जैसा कि आप यहाँ एग्जाम्पल नंबर 8.2 में देख रहे हैं कि हमें जो सर्किट गिवन है ये वाला, ठीक है, इस सर्किट में सेंटर में एक स्विच लगा हुआ है। ठीक है, दिस इज़ अ स्विच, और ये स्विच क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, एट टाइम t इज़ इक्वल टू ज़ीरो द स्विच इज़ गेटिंग ओपन। ठीक है, ये ओपन हो रहा है या फिर डिसकनेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये जो एरो का सिंबल बनाया हुआ है, दिस एरो इंडिकेट्स कि देखें ये कुछ इस तरीके का है, ये यहाँ पर इधर और ये ऐसे है। ठीक है, तो अगर ये क्लोज्ड होगा तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये आपस में क्या होंगे, ज्वाइन होंगे। ठीक है, दिस इज क्लोज्ड, क्लोज्ड स्विच। ठीक है, और जो सेकंड कंडीशन आप देख रहे हैं, दिस इज ओपन स्विच।
तो यहाँ जो एरो का मतलब है, ठीक है, ये जो कर्व्ड एरो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, एट टाइम t इज़ इक्वल टू ज़ीरो ये स्विच ओपन हो जाएगा, यानी कि ओपन होने का मतलब अब ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एट टाइम t इज़ इक्वल टू ज़ीरो और बिफोर टाइम t इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड आफ्टर टाइम t इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास 3 स्टेट्स हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन जो सेंटर वाली स्टेट है जहाँ पर टाइम t इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो है, जब ये क्लोज से ओपन हो रहा है, ठीक है, ये हमारे पास एक्चुअली कौन सी स्टेज होगी, ये ट्रांजिशन वाली स्टेज होगी, जब हम सर्किट को चेंज कर रहे हैं। तो उससे पहले सर्किट का बिहेवियर कुछ और होगा और आफ्टर ओपनिंग यहाँ पर सर्किट का बिहेवियर कुछ और होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस सर्किट की सिचुएशन को या इसमें दी गई जो मालूमात हैं या इंफॉर्मेशन है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ दिस स्विच, ठीक है, तो इसकी जो कंडीशन है अगर उसको हम फॉलो करें तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसके दो सर्किट्स बना सकते हैं, एक बिफोर टाइम t इज इक्वल्स टू ज़ीरो और एक आफ्टर टाइम t इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, हम इसी सर्किट के दो हिस्से कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक बिफोर टाइम t इज इक्वल्स टू ज़ीरो और दूसरा आफ्टर टाइम t इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो जब इस तरह के सर्किट्स को हमें सॉल्व करना हो तो हम हमेशा क्या करते हैं, जिसमें स्विचेस इस्तेमाल हो रहे हो तो हम उनके इक्विवेलेंट सर्किट्स ड्रॉ कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि हम अभी करेंगे, यानी कि बिफोर टाइम t इज इक्वल्स टू ज़ीरो और आफ्टर टाइम t इज इक्वल्स टू ज़ीरो वाली चीज़ें हम सर्किट्स ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर सर्किट ड्रॉ किए। ठीक है, तो ये पहला सर्किट है और अगर आप देखें यहाँ पर कि इसकी वैलिडिटी क्या है, टाइम t लेस देन एंड इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि जब टाइम ज़ीरो से कम होगा उस वक्त ये सर्किट वैलिड होगा। ठीक है, ज़ीरो या फिर ज़ीरो से कम होगा उस वक्त ये वाला सर्किट क्या होगा, वैलिड होगा। तो यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि ये जो स्विच था ये ओपन कब हो रहा था, टाइम t इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे, और टाइम t इज इक्वल्स टू ज़ीरो से पहले क्या होगा, बेसिकली ये क्लोज होगा। ठीक है, यहाँ से शॉर्ट सर्किट हुआ होगा एक तरीके से। तो इसीलिए जो सर्किट हमने ड्रॉ किया वहाँ पर इस स्विच को रिप्लेस किससे कर दिया है, हमने इस लाइन से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। तो ये हमने क्या किया, स्विच को हमने क्लोज करके दिखा दिया। ठीक है, दिस इज़ क्लोज स्विच, तो उसके क्लोज होने की वजह से जो जो सर्किट फॉर्म होगा वो ये वाला होगा, एंड दिस इज़ वैलिड फॉर टाइम t लेस देन एंड इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, सेकंड सर्किट क्या होगा, जब ये स्विच ओपन हो जाएगा, तो जब ये स्विच ओपन हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि अब ये वाला कनेक्शन ख़त्म हो गया और ये कनेक्शन किसका था, इस सप्लाई का था, इस वोल्टेज सप्लाई का था, डीसी वोल्टेज सप्लाई 24 वोल्ट की। नाउ दिस वोल्टेज सप्लाई इज नो मोर कनेक्टेड विद दिस सर्किट। सो व्हाट डज इट मीन, दिस मीन्स वी कैन रिमूव दिस वोल्टेज सप्लाई फ्रॉम आवर थर्ड इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, तो इसीलिए आप देखें यहाँ पर ये जो थर्ड हमने सर्किट ड्रॉ किया है इसमें वोल्टेज सप्लाई मौजूद नहीं है, बिकॉज this switch has disconnected this voltage supply from our main circuit, so it is no more behave like an active component of the circuit. So virtually what we can do, we can remove this voltage source. So that's why in this third circuit there is no more any voltage source. सिर्फ क्या चीज़ रह गई है, ये 40 ओम का रजिस्टर रह गया, 10 ओम का रजिस्टर रह गया और 5 हेनरी का इंडक्टर रह गया। ठीक है, तो ये हमने सर्किट ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। ठीक है जी, और देखें यहाँ पर सेंटर में कुछ भी मौजूद नहीं है इसके। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमने विद रेस्पेक्ट टू टाइम नाउ वी हैव ड्रॉन आवर टू इक्विवेलेंट सर्किट्स, वन इज़ बिफोर टाइम t इज इक्वल्स टू ज़ीरो मीन्स टाइम लेस देन एन इक्वल्स टू ज़ीरो, और जो सेकंड वन है टाइम t ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू ज़ीरो। आई होप के बात समझ में आ गई होगी, इट मस्ट बी क्लियर।
अच्छा, लेकिन ये काम करते वक्त हमने जो सिंबल्स थे, जैसे ये प्लस वी है तो वो प्लस वी हमने वैसे ही लिखा, आई एल की डायरेक्शन वो हमने वैसे ही लिखी हर जगह पर, ठीक है। इट विल रिमेन सेम, ये चेंज नहीं होगा, जो कि जो चीज़ें इसमें मेंशन है। सही है जी। ओके, तो अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है फाइंड द वोल्टेज लेबल्ड वी। हमें वोल्टेज मालूम करना है वी, और ये वी कौन सा है, दिस वी इज़ एक्चुअली अक्रॉस दिस 40 ओम रजिस्टर। हमें इस 40 ओम रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज मालूम करना है, कब, जब टाइम t इज इक्वल्स टू 200 मिली सेकेंड हो। सही है। तो देखें, प्रीवियसली जो हमने सर्किट सॉल्व किए थे वहाँ पे टाइम का तो इशू ही नहीं था, वहाँ पे स्विचेस का तो इशू ही नहीं था, ठीक है। अब मसला क्या होता है कि जब हम एल आर सर्किट या एल सी सर्किट या आर सी सर्किट जब हम एनालाइज करते हैं, तो उसमें हमें जो इनिशियल कंडीशन होती है, अगर आपको याद हो हमने आई नॉट और वी नॉट लास्ट टाइम ड्राइव किया था, यानी कि एट टाइम टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो वोल्टेज की वैल्यू क्या थी या फिर करंट की वैल्यू क्या थी, फिर हमें वो भी मालूम करना पड़ता है कि इनिशियली जो वोल्टेज की वैल्यू थी वो क्या थी, और फिर बाद में क्या हुई। इनिशियली से मुराद क्या है, ज़ीरो या फिर ज़ीरो से पहले, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गौर करें तो देखें, ये जो सर्किट बी है, दिस सर्किट बी, इसमें हमारे पास ये वोल्टेज सोर्स मौजूद है। इस वोल्टेज सोर्स के मौजूद होने की वजह से क्या होगा, देखें पहली बात क्या है, ये डीसी सोर्स है, दिस इज़ डीसी सोर्स, रिमेंबर दिस थिंग, ये डीसी सोर्स है, तो इसके मौजूद होने की वजह से क्या होगा, यहाँ से करंट इमिट होगा, ठीक है, और इस 40 ओम से भी फ्लो करेगा, इस 10 ओम से फ्लो करता हुआ इस इंडक्टर से भी फ्लो करेगा आई एल की सूरत में, ठीक है। और यहाँ आकर के फिर ये रिकम्बाइन हो जाएगा, मीन्स नेगेटिव में एंटर हो जाएगा। दिस इज़ द नॉर्मल पाथवे फॉर द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इफ़ यू रिमेंबर कि ये सोर्स कौन सी है, डीसी सोर्स है, और डीसी सोर्स के लिए इंडक्टर कैसा बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, ठीक है। इट विल नॉट ऑफर एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। या फिर वर्चुअली आप ये भी कह सकते हो कि अगर हम इसको वर्चुअल सर्किट बनाएं, इसका इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है, इसी कंडीशन में जब ये सोर्स यहाँ पर लगी हुई हो और काफ़ी देर से लगी हुई हो, सर्किट स्टेबल कंडीशन में हो, यानी कि स्टडी स्टेट कंडीशन में हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सर्किट कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। ये आ गया और इस तरह से ये सिर्फ रेजिस्टेंस आ गई। सो दिस इज़ प्लस माइनस हाउ मच, 24 वोल्ट, और यहाँ पे 40 ओम, और इधर 10 ओम, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास इंडक्टर लगा हुआ था, लेकिन इसको हमने क्या किया है, वर्चुअली रिमूव कर दिया है, यानी कि एग्जिस्ट ही नहीं करता एक तरह से। ठीक है, वर्चुअली यहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फिजिकली प्रेजेंट है। और आपको इस बात का पता है कि जब इसमें से एक कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, यानी कि जो करंट 10 ओम से फ्लो हो रहा है वही करंट इस 5 हेनरी के इंडक्टर से भी फ्लो हो रहा होगा कॉन्स्टेंटली विद द सेम रेट। तो क्या ये इस करंट को इंस्टेंटली चेंज होने देगा, बिल्कुल भी नहीं। इंडक्टर की कोशिश क्या होती है कि चेंज ऑफ करंट को अपोज करे, जैसे ही करंट का चेंज अपेयर होगा इसके अक्रॉस वोल्टेज डेवलप हो जाएगा, और जितनी तेज़ी से करंट चेंज होने की कोशिश करेगा उतना ही ज़्यादा वोल्टेज अपेयर होगा, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो अब होता क्या है, होता ये है कि टाइम टी लेस देन ज़ीरो का जो सर्किट है उसमें इस इंडक्टर से 5 हेनरी के इंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा होता है कॉन्स्टेंटली, ठीक है जी। लेकिन जब आप क्या करते हो, इस स्विच को ओपन करते हो, तो क्या होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी कि ये जो वोल्टेज सोर्स ये भी डिस्कनेक्ट हो गई। अब जो करंट इसमें से फ़्लो हो रहा था क्या वो फ़्लो होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सोर्स तो डिस्कनेक्ट हो गई है। जैसा कि ये थर्ड सर्किट में आप देख रहे हैं, यहाँ पे सोर्स मौजूद नहीं है, ठीक है। तो जब टाइम t इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा
और हमने इस स्विच को ओपन किया, तो इस स्विच को ओपन करने के बाद ये डीसी सोर्स डिस्कनेक्ट हो गई, विच मीन्स देयर इज़ नो मोर एनी वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट इन दिस सर्किट जो कि करंट प्रोवाइड कर सके। लेकिन आपको पता है कि जो इंडक्टर होता है ये अपने अंदर क्या करता है, एनर्जी स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ही ये डीसी सोर्स रिमूव करेंगे आप, वैसे ही ये इंडक्टर क्या करेगा, इसकी जो एनर्जी होगी वो एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, इसकी एनर्जी क्या होगी, एक्टिवेट हो जाएगी, और ये फ़ौरन करंट को चेंज होने नहीं देगा। ये उस स्टोर्ड एनर्जी को इस्तेमाल करेगा कि कांस्टेंट सेम अमाउंट ऑफ आई एल जो कि स्विच ओपन होने से पहले फ़्लो हो रहा था वो कॉन्स्टेंटली फ़्लो होता रहे। ठीक है, जैसे ही हम स्विच को ओपन करेंगे, इंडक्टर की कोशिश क्या होगी कि जो करंट इसमें से फ़्लो हो रहा था वो होता रहे कुछ देर तक। बट जाहिर है इसके पास एक लिमिटेड अमाउंट में एनर्जी स्टोर थी जो कि हमेशा इसका साथ देने वाली नहीं है। तो ग्रेजुअली क्या होता है, इसकी एनर्जी डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है, और वो ये बहुत फास्ट होता है। ठीक है, मिली सेकेंड नैनो सेकेंड्स में ये हो जाता है। लेकिन बहरहाल कुछ देर तक तो ये मेंटेन करता ही है ना, यानी कि स्विच आपने रिमूव भी कर दिया बट स्टिल इट इज़ प्रोड्यूसिंग सम अमाउंट ऑफ करंट, ये फ्लो करवा रहा है बिकॉज ऑफ द स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, तो इसका मतलब ये फ़ौरन करंट को चेंज होने नहीं देगा। फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन इट विल ट्राई टू कीप द सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एट टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो इसमें से क्या फ़्लो हो रहा था, आई एल फ़्लो हो रहा था। तो ये आई एल बेसिकली अब कहाँ से फ़्लो होगा, 40 ओम और 10 ओम के रजिस्टर से फ़्लो होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि अब जाहिर है यहाँ पे बीच में जो सोर्स थी वो तो मौजूद नहीं है, तो अब ये क्या हो गया, अब ये सिंगल लूप बन गया। तो ये जो आई एल जो कि इंडक्टर कोशिश करेगा कि ये कॉन्स्टेंटली फ़्लो होता रहे, तो इस आई एल के फ़्लो होने के लिए जो पाथवे अब वो कौन सा है, वो 40 ओम है और 10 ओम का रजिस्टर है। ठीक है, ओके, तो फ़िलहाल ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट थिंग, we assume the circuit in figure B has been connected for a long time। ठीक है, जो सर्किट B हमने बनाया है, हम इसमें assume क्या करते हैं कि ये सर्किट जो है ये काफ़ी देर तक इसी हालत में मौजूद रहा है। उसकी वजह क्या है कि जो भी इसमें ट्रांजिएंट्स वगैरह थी वो सब की सब क्या हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। ठीक है, अगर इस सर्किट को आप कनेक्शन करने के बाद 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें ऐसे ही, तो क्या होगा, ये इंडक्टर उसमें से वर्चुअली गायब हो चुका होगा। एक कांस्टेंट करंट आई एल इसमें से फ़्लो हो रहा होगा मुस्तकिल, यहाँ से 40 ओम से कांस्टेंट करंट फ़्लो हो रहा होगा विदाउट एनी वेरिएशन। तो इसका मतलब ये जो सर्किट है वो किस फॉर्म में है, फ़िलहाल स्टेडी स्टेट कंडीशन में, बिकॉज ऑल द ट्रांजिएंट्स आर डेड नाउ, कोई चेंजिंग वेंजिंग नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये जो सर्किट है जो सेकंड वाला, इसमें से हम क्या मालूम कर सकते हैं, आई एल नॉट या आई एल ज़ीरो, यानी कि वो करंट इंडक्टर का जो कि टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो पे फ्लो हो रहा था। क्योंकि टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो पे इसको आप डिस्कनेक्ट करोगे, डिस्कनेक्ट करने के बावजूद भी क्या होगा, इसमें से आई एल फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो कौन सा करंट है, आई एल करंट है। सो वी कैन फाइंड यूजिंग दिस सर्किट द वैल्यू ऑफ आई एल नॉट। ठीक है, तो हम आई एल नॉट की वैल्यू किससे मालूम करेंगे, इस सर्किट बी से, बिकॉज ये सर्किट जो है टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो से पहले एक्टिव था। तो करंट एट t इज इक्वल टू ज़ीरो जो कि इंडक्टर से फ्लो हो रहा है वो भी हमें यही वाला सर्किट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसमें जो समझने की बात है वो बस यही स्विचिंग का कॉन्सेप्ट है, और इसके नतीजे में जो पैदा होने वाले दो नए सर्किट्स हैं, ठीक है, वो समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बाकी जो एनालिसिस की टेक्निक है वो मोर और लेस सेम है, बस फार्मूलाज थोड़े डिफरेंट हैं। ठीक है, और इनके कंसेप्ट जो हैं इंडक्टर और कैपेसिटर के
वो आपको पता होने चाहिए कि डीसी सोर्स के नतीजे में क्या उनका बिहेवियर होता है, राइट। अच्छा जी, एज्यूमिंग द जनरल सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन हमने पहले ड्राइव किया था, ठीक है, हमने तो करंट वाला फाइंड किया था, लेकिन एक चीज़ कहलाती है जो कि डुअलिटी होती है, तो उस हिसाब से जो है हम इसको भी ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरल इक्वेशन लिखी हुई है, क्योंकि देखें हमें मालूम क्या करना है, वी हैव टू फाइंड वी। तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन बनेगी वो किसकी होगी, वी टी की होनी चाहिए, यानी कि वोल्टेज फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ टाइम टी इक्वल्स टू ज़ीरो एंड टी ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है भाई। तो ये बात जहन में रखिएगा कि चूंकि हमें v मालूम करना है, इसीलिए जो हमारी जर्नल इक्वेशन होगी उसकी फॉर्म भी क्या होनी चाहिए, वी टी की फॉर्म होनी चाहिए। और वी टी इज इक्वल्स टू वी नॉट ई माइनस एस टी या फिर वी नॉट ई माइनस आर टी अपॉन एल। ये जो आर टी अपॉन एल आप देख रहे हैं, माइनस आर टी अपॉन एल, बिकॉज ये सर्किट कौन सा है, आर एल सर्किट है, तो इसीलिए यहाँ पर पावर में क्या आएगा, आर टी अपॉन एल आ जाएगा। इसमें ये जो आर है ना और एल है, ठीक है, इन दोनों का जो डिवीजन है, यानी कि एस इज इक्वल्स टू माइनस आर इक्विवेलेंट अपॉन एल इक्विवेलेंट, ठीक है, इसको हम एस का नाम देते हैं, ठीक है, यहाँ आप देख भी रहे हैं। तो इस बात को जहन में रखिएगा कि एस इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस आर इक्विवेलेंट अपॉन एल इक्विवेलेंट है, राइट। इसमें ये माइनस गलत लगा हुआ है, ये नहीं आएगा, ठीक है, आई विल रिमूव दिस माइनस, बल्कि मैं कर ही देता हूँ अभी। ओके जी, राइट। तो ये हमने इक्वेशन जो है पहले फाइंड करी थी, करंट की ड्राइव करी थी, तो उसी से हमने ये वोल्टेज की एक एक्सप्रेशन भी लिख दी थी, ठीक है। अब देखें, अगर हमें वी टी मालूम करना है तो इस वी टी मालूम करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें वी नॉट चाहिए और हमें एस चाहिए, ठीक है। वी ओनली नीड दीज टू थिंग्स, और एस का मतलब क्या है, वी नीड एक्चुअली आर इक्विवेलेंट अपॉन एल इक्विवेलेंट। ये जो इक्विवेलेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि समेशन ऑफ ऑल रजिस्टर एंड समेशन ऑफ ऑल इंडक्टर्स, ठीक है। तो जो भी टोटल रेजिस्टेंस होगी और टोटल इंडक्टेंस होगी, वो आप यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ लिख कर डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एस की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। ओके, सो वी नीड आर एल एंड वी नॉट इन दिस एक्सप्रेशन। आप एक इक्विवेलेंट लिख के ना लिखें, इसका मतलब इक्विवेलेंट ही होता है, ओके, तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। एनीवेज, तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला सर्किट जो सर्किट बी है, वी विल यूज़ दिस सर्किट टू फाइंड द वैल्यू आई एल नॉट, ठीक है। वी आर यूजिंग फॉर टी लेस देन ज़ीरो, ठीक है, टी लेस देन ज़ीरो का सर्किट ये वाला है। वी विल यूज़ फिगर बी, हम फिगर बी को इस्तेमाल कर रहे हैं। आई एल ज़ीरो, तो इस सर्किट में आई एल ये वाला है, ठीक है। ज़ीरो हमने क्यों दिया है नाम, क्योंकि एट टाइम टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो इसमें से आई एल ही फ्लो हो रहा होगा। जब आप इस स्विच को ओपन करोगे, ठीक है, तब इस सर्किट में से कौन सा करंट फ्लो हो रहा होगा, आई एल फ्लो हो रहा होगा, और कुछ देर तक ओपन होने के बावजूद भी आई एल ही फ्लो होता रहेगा, ठीक है जी। तो हमें ये वाला करंट मालूम करना है, तो इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि देखें ये 24 वोल्ट की सोर्स है, ठीक है, दिस इज 24 वोल्ट सोर्स, इसके साथ यहाँ पर पैरेलल में 40 ओम का रजिस्टर, यहाँ पर 10 ओम का रजिस्टर और ये वाला इंडक्टर मौजूद है। तो आपको पता है कि अगर ये स्टेडी स्टेट में होगा तो ये 5 हेनरी का जो इंडक्टर है ये बिहेव करेगा लाइक अ शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो ऐसी सूरत में जो सर्किट हमारे पास बन जाएगा वो फिर सिर्फ इतना सा बन जाएगा जो हमने पहले भी बनाया था, ठीक है। तो यहाँ से आई एल फ्लो हो रहा होगा, और ये कितना है, 10 ओम है, और ये प्लस माइनस 24 वोल्ट, ठीक है, और ये क्या है, 40 ओम। तो अब आई एल हम कैसे मालूम कर सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल, वोल्टेज कितना है इस 10 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस, 24 वोल्ट, तो 24 डिवाइडेड बाय 10 क्या हो जाएगा, 2.4 एम्पियर, विच मीन्स दिस आई एल ज़ीरो इज इक्वल टू 2.4 एम्पियर, ठीक है। इसमें इंडक्टर का फिलहाल कोई किरदार नहीं है, बिकॉज इंडक्टर तो शॉर्ट सर्किट है एक तरह से,
तो जो वोल्टेज एपियर होगा ये 24 वोल्ट ये किसके अक्रॉस एपियर होगा, 10 ओम के अक्रॉस और 40 ओम के अक्रॉस एपियर होगा। बट हमें चूंकि आई एल मालूम करना है और आई एल किसके साथ सीरीज़ में, 10 ओम के साथ सीरीज़ में। तो अगर हमें 10 ओम के से पास होने वाला अगर इंडक्टर करंट मालूम हो जाता है तो इसका मतलब वो करंट बेसिकली कौन सा होगा, आई एल ही होगा। सिंपल। तो हमने क्या किया, हमने आई एल ज़ीरो कैलकुलेट कर लिया, 2.4 एम्पियर। ओके, नाउ 40 ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे, सर्किट सी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। तो हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है वी। ठीक है, तो उस v के लिए हमें पहले क्या चीज़ चाहिए होगी, आप इस फार्मूले में देख रहे हैं, दिस इज़ द जनरल एक्सप्रेशन। इसके लिए हमें पहले v नॉट भी तो चाहिए, और ये v नॉट क्या है, वोल्टेज एट टाइम t इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और ये टाइम t इज इक्वल्स टू ज़ीरो कौन सा टाइम होगा, जब ये स्विच ओपन होगा। ठीक है, अब अगर आप गौर करें एक चीज़, तो क्या होगा, आपका ख्याल होगा जनाब के जिस तरह से हमने करंट निकाला है आई एल फॉर टी लेस देन ज़ीरो, वैसे ही हम ये v लेस देन ज़ीरो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका भी मालूम कर सकते हैं वोल्टेज, और वो वोल्टेज क्या होगा, 24 वोल्ट ही होगा। ठीक है ना, वो वोल्टेज क्या होगा, 24 वोल्ट होगा, क्योंकि देखें इसके अक्रॉस दोनों तरफ क्या है, ये सोर्स कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये 24 वोल्ट होना चाहिए उसूलन। ठीक है, उसूलन ये होना चाहिए कि जैसे हमने आई एल ज़ीरो माइनस किया है वैसे ही हम वी ज़ीरो भी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि इस 40 ओम के अक्रॉस V है, तो V ज़ीरो का मतलब टाइम t इज इक्वल्स टू ज़ीरो या इससे पहले वाला वोल्टेज होगा। ठीक है, और वो कितना होगा, वो 24 वोल्ट होगा, बिकॉज इसके अक्रॉस जो वोल्टेज सोर्स मौजूद है 24 वोल्ट की है। लेकिन होता क्या है, रजिस्टर में जो वेरिएशंस होती हैं वो इंस्टेंट होती हैं। ठीक है, रजिस्टर के पास कोई एनर्जी होती नहीं है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन कर सके। तो होगा क्या, जैसे ही हम इस स्विच को ओपन करेंगे, ठीक है, तो उसी लम्हे जैसे इसको आप ओपन करोगे, इस 40 ओम के अक्रॉस से ये जो सोर्स 24 वोल्ट वाली थी ये क्या हो जाएगी, हट जाएगी। ठीक है, विदाउट एनी डिले this 24 volt source will no longer remain in parallel with this 40 ohm resistor। इसका मतलब टाइम t इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 24 वोल्ट नहीं रहेगा। तो फिर क्या होगा, ठीक है, ये हमें मालूम करना है, क्योंकि देखें जब ये सोर्स यहाँ से हट चुकी है तो अब जाहिर सी बात है इसमें से करंट तो फ्लो होगा, तो वो कौन सा करंट फ्लो होगा, अब वो इंडक्टर वाला करंट इसमें से फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, सो कीप दिस थिंग इन माइंड। नाउ द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू दिस 40 ohm resistor at time t is equals to 0, that will be the current of 5 Henry inductor, क्योंकि अब ये वोल्टेज सोर्स तो मौजूद नहीं है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही जिस इंस्टेंट आपने जिस लम्हे आपने इस सर्किट में जो स्विच है उसको आपने ओपन किया, वैसे ही इस रजिस्टर में से करंट होना ख़त्म, जो फ्लो हो रहा था वो ख़त्म हो गया इस सोर्स की वजह से। अब कौन सा करंट फ्लो होगा, अब फ्लो होगा ये 5 हेनरी वाला। ठीक है, और टाइम t इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे ये 5 हेनरी वाला जो करंट है ये एक्टिव होगा। ठीक है, उसी लम्हे आप इसको ऐसा कर सकते हो, इसको हम कहते हैं स्लाइसिंग थिनली। इस t को आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, t माइनस और t प्लस, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये ज़ीरो को आप डिवाइड कर सकते हो, ज़ीरो माइनस और ज़ीरो प्लस, दो हिस्सों में डिवाइड कर दें। तो ज़ीरो माइनस पे जो था एक तरह से क्या था, इसमें से 40 ओम में से 24 वोल्ट की वजह से जो सोर्स है उसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा था, लेकिन जो ज़ीरो प्लस हुआ उसमें अब ये सोर्स मौजूद नहीं है 24 वोल्ट की। अब जो करंट इसमें से फ्लो होगा ज़ीरो प्लस में वो किसकी वजह से होगा, इस 5 हेनरी के इंडक्टर की वजह से होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई एल यहाँ से फ्लो करेगा इस तरीके से। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गई,
अगर आप देख रहे हैं, देखें यहाँ पे जो पोलैरिटी हमें गिवन है वो क्या है, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो माइनस से एंटर हो रहा है, इसका मतलब हम करंट को नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है जी। तो अगर हमें वोल्टेज मालूम करना है वी नॉट, ठीक है, तो ये क्या है, वी नॉट इज इक्वल्स टू वी ज़ीरो विच इज इक्वल्स टू 40 ओम, क्योंकि वी इक्वल्स टू आई आर होता है। तो ये आर हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई बाय आई। आई कौन सा है, इंडक्टर करंट फ्लो हो रहा होगा टाइम टी इक्वल्स टू जीरो। अगर आप गौर करें तो देखें यहाँ पर ये टाइम टी लेस देन इक्वल्स टू जीरो है और ये टाइम टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, दोनों में इक्वल टू मौजूद है। दोनों में इक्वल टू कैसे हो सकता है, ये तभी हो सकता है कि हम ज़ीरो जो टाइम है, बहुत छोटा सा जो ड्यूरेशन है, ठीक है, इनफाइनाइटिस्मली स्मॉल जो ड्यूरेशन है हमारे पास, उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, एक ज़ीरो माइनस में और एक ज़ीरो प्लस में, यानी कि इस ज़ीरो को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, एक माइनस में और एक प्लस में। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया, इक्वल टू का साइन दोनों में इंक्लूड किया है, बिकॉज दिस इज वैलिड फॉर बोथ सर्किट्स। तो जो V नॉट होगा दैट विल डिपेंड अपॉन दिस ज़ीरो प्लस टाइम ड्यूरेशन करंट, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर टाइम t ज़ीरो प्लस पे क्या होगा, इंडक्टर करंट इस तरह से फ्लो करेगा, यानी कि रिवर्स इन द रेजिस्टर। तो चूंकि ये इसके नेगेटिव टर्मिनल में करंट एंटर हो रहा है, और आपको पता है अगर रेजिस्टर है और करंट यहाँ से इस तरह से फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव पोलैरिटी आनी चाहिए और यहाँ पर नेगेटिव आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर रिवर्स गिवन है, तो इसीलिए हम करंट को क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही काम किया हुआ है, 40 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, साथ में माइनस आई एल ज़ीरो लगाया हुआ है, क्योंकि इस 40 ओम के रेजिस्टर में से करंट कौन सा फ्लो करेगा टाइम टी इक्वल्स टू ज़ीरो पे या ज़ीरो प्लस पे, आई एल फ्लो करेगा। ठीक है, माइनस आई एल फ्लो करेगा। तो ये हमने कैलकुलेट किया हुआ था आई एल, तो ये -2.4 और ये 40, तो ये कितना आ गया, -96 वोल्ट आ गया। तो अब अगर आप गौर करें तो देखें, जब ये स्विच क्लोज हुआ था इस सर्किट में, ठीक है, इस सर्किट में, तो उस वक्त वोल्टेज कितना था इस 40 ओम के अक्रॉस, 24 वोल्ट था। लेकिन जैसे ही आपने स्विच को ओपन किया तो अब वोल्टेज कितना हो गया, -96 वोल्ट हो गया। वोल्टेज हैज़ बीन चेंज्ड, क्योंकि करंट यहाँ से 2.4 एम्पियर फ्लो करेगा। अब इसकी वजह से इसके अक्रॉस वोल्टेज इंस्टेंटली चेंज हो जाएगा, शूट कर जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, -96 वोल्ट हो जाएगा। ये प्रोसीजर अपने जहन में रखिएगा और इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए कि ये ज़ीरो माइनस और ज़ीरो प्लस का जो कंसेप्ट है, ठीक है, ये इंस्टेंटली है, ये उस लम्हे है जब ये स्विच ओपन हुआ है। जैसे ही ओपन हुआ वैसे ही अब नो मोर द करंट ऑफ 24 वोल्ट विल बी पासिंग थ्रू दिस 40 ओम रजिस्टर। नाउ this inductor will be behaving like an active source but for a very short duration of time. Okay, remember this thing. तो हमें चूंकि V नॉट मालूम करना है, V नॉट का मतलब ज़ीरो इंस्टेंट पे, तो ये जाहिर सी बात है ये बहुत छोटा ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में इंडक्टर ही करंट सप्लाई करेगा, तो इसीलिए हमने V नॉट मालूम किया है बाय यूजिंग दिस करंट। ओके, नाउ हमने इस इक्वेशन में वी टी इज इक्वल्स टू वी नॉट ई एस टी में हमने वी नॉट मालूम कर लिया। अब क्या रह गया, आर और एल, इन दोनों का डिवीजन माइनस आर अपॉन एल। तो वो सिंपली हमें पता है कि आर इक्विवेलेंट कितना है, वो हम कहाँ से निकालेंगे, वो हम उस सर्किट से निकालेंगे जिसमें हमारे पास सोर्स मौजूद नहीं होगी। ये बात जहन में रखिएगा कि जहाँ पर हमारे पास सोर्स मौजूद नहीं होगी उस सर्किट से हम क्या निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट और एल इक्विवेलेंट निकालेंगे। क्यों, उसकी वजह यह है कि अगर यहाँ पे सोर्स मौजूद थी तो इस सूरत में क्या होगा, ये एक तरह से शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा होगा, इंडक्टर नहीं होगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम वो सर्किट इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर सोर्स मौजूद नहीं होगी। ओके, तो इसीलिए हमने जो सर्किट सी है हमने ये इस्तेमाल किया टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट एंड एल इक्विवेलेंट। तो चूंकि ये 10 ओम और 40 ओम आपस में कहाँ आ रहे हैं, सीरीज़ में आ रहे हैं, तो इसीलिए हमने इन दोनों को सीरीज़ में ऐड कर दिया। तो ये कितना आ गया, 50 ओम। एल इक्विवेलेंट, हमारे पास एक ही इंडक्टर है 5 हेनरी, तो हमने उसको वैसे ही लिख दिया 5 हेनरी। तो आर इक्विवेलेंट अपॉन एल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है जी, ओके।
तो अगर ये 10 हो जाता है तो हमने क्या कर लिया, हमने मालूम कर लिया R अपॉन L। सो नाउ अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें हमने क्या किया, वैल्यूज़ पुट कर दी। तो जो V नॉट है, ठीक है, वो कितना आया था हमारे पास, -96 वोल्ट। तो हमने -96 यहाँ पुट कर दिया। एक्सपोनेंशियल माइनस आर अपॉन एल हमने क्या फाइंड किया है, 10 फाइंड किया है, तो ये -R/L की जगह पर हमने 10 पुट कर दिया और फिर आके टी लिख दिया। तो ये हमने क्या किया, जनरल एक्सप्रेशन फाइंड कर ली। अब इसमें देखें, ये जो -96 है, ठीक है, ये क्या है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 वोल्टेज है। किसके अक्रॉस, इस 40 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस। आप यहाँ पर t 0 पुट कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा, -96 मिल जाएगा। ठीक है, बट हमें करना क्या है, हमें v मालूम करना है फॉर टाइम t 200 मिली सेकेंड। इसीलिए हमने क्या किया, अब इस टाइम की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, 200 मिली सेकेंड पुट कर दिया। दिस इज 200 मिली सेकेंड। ये पुट करेंगे, इस टाइम की जगह पर क्या पुट करेंगे, 200 मिली सेकेंड, तो हमें क्या मिल जाएगा, -12.99 वोल्ट मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज आवर डिजायर्ड आंसर। तो हमें किसी भी टाइम पे अगर चाहिए हो वोल्टेज, तो हम सिंपल यहाँ पे टाइम पुट करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, वोल्टेज मिल जाएगा। किसके अक्रॉस, इस 40 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस। वेरी सिंपल। ठीक है जी, ओके। नाउ दिस इज प्रैक्टिस प्रॉब्लम 8.2। Determine the inductor voltage V in the circuit of figure 8.6 for t greater than 0। ठीक है, अब इसमें हमें क्या मालूम करना है, हमें V मालूम करना है, वोल्टेज V। ठीक है, और ये V क्या है, ये इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है। तो हमें ये V मालूम करना है 40 ग्रेटर देन 0। ठीक है, 40 ग्रेटर देन 0। ओके, ये हमें सर्किट गिवन है। और अगर आप गौर करें, जैसे पिछला वाला सर्किट था, वैसे ही यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 स्विच ओपन हो रहा है। तो जब स्विच ओपन हो रहा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, हम इसको भी दो सर्किट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, एक एट टाइम t लेस देन इक्वल्स टू 0 और एक टाइम t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सही है जी, तो हम फिर वही काम करते हैं, हम दोनों सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। तो बिफोर टाइम t इज इक्वल्स टू 0, ठीक है जी, ये सर्किट होगा। इसमें ये 4 ओम, 5 हेनरी और 10 वोल्ट, 6। दिस इज फॉर t लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, और दूसरा सर्किट क्या बनेगा, जब इसमें से हम ये बैटरी को रिमूव कर देंगे, तो उस सूरत में सब सर्किट बनेगा, ये रजिस्टर आ जाएगा, रजिस्टर, इंडक्टर। ठीक है, ये 5 हेनरी, 4 ओम, 6 ओम। दिस इज फॉर t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके, मैं इसे सेव कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ये हमारे पास दो सर्किट्स बन गए। ऑलराइट, अब हम सॉल्व करते हैं इसको। फॉर t लेस देन 0 और t लेस देन 0 हमारे पास ये वाला सर्किट है। ठीक है, 10 वोल्ट एपियर्स अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। तो देख लें, यहाँ पर 10 वोल्ट जो है वो कहाँ अपियर हो रहा होगा, 4 ओम के अक्रॉस अपियर हो रहा होगा।
क्यों? क्योंकि ये इंडक्टर तो शॉर्ट सर्किट हुआ हुआ होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी तो बना सकते हैं। ये 4 ओम हो गया और ये 6 ओम हो गया और ये 10 वोल्ट। ठीक है, यहाँ इंडक्टर मौजूद होगा लेकिन शॉर्ट सर्किट होगा, तो इसमें से एक कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वही लिखा हुआ है कि टाइम t लेस देन 0 के लिए 10 वोल्ट जो होगा वो 4 ओम रजिस्टर के अक्रॉस पैरेलल में अपेयर हो जाएगा। तो एक डीसी करंट फ्लो होगा यानी कि यहाँ से, और वो कितना होगा, 2.5 एम्पियर फ्लो होगा। ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल। तो हम आराम से करंट मालूम कर सकते हैं, I इज़ इक्वल्स टू वी ओवर आर होता है। तो वोल्टेज कितना है, 10 डिवाइडेड बाय आर कितना है, 4। तो ये 4 2 ज़ार 8, 4 5 ज़ार 20, तो ये 2.5 एम्पियर हो गया। ओके, फ्लोज थ्रू द इंडक्टर, और जाहिर सी बात है ये करंट कहाँ से फ्लो होगा, ये इंडक्टर से भी फ्लो होगा 5 हेनरी वाले, जो कि अपरेंटली शॉर्ट सर्किट हुआ है। ठीक है, 40 ग्रेटर देन 0 द बैटरी इज रिमूव। ठीक है, जब जैसे ही टाइम t इक्वल्स टू 0 होगा ये बैटरी रिमूव हो जाएगी इस सर्किट में से। सो वी राइट द सिंपल KVL इक्वेशन, तो हम एक KVL इक्वेशन इसमें लगा सकते हैं 40 ग्रेटर देन 0। ठीक है, और वो क्या होगी, वो 10 IL होगी, क्योंकि देखें अब जो करंट फ्लो होगा वो कौन सा करंट फ्लो होगा, IL फ्लो होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि जैसे ही हम बैटरी रिमूव करेंगे इंडक्टर की कोशिश क्या होगी कि जो इसमें से करंट फ्लो हो रहा था IL, वो फ्लो होता रहे, वो चेंज ना हो। ठीक है, तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 जैसे ही बैटरी हम रिमूव करेंगे, तो अब इन दोनों रजिस्टर में से 6 ओम में से और 4 ओम में से कौन सा करंट फ्लो होगा, IL फ्लो होगा। ठीक है, दिस विल बी IL, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसकी एक्सप्रेशन लिखें KVL की, तो सिंपल वो क्या हो जाएगा, 10 IL। 10 IL मतलब क्यों हो जाएगा, ये 6 IL प्लस 4 IL। ठीक है, और फिर प्लस V इज इक्वल टू 0, ये वाली एक्सप्रेशन इस तरह से बनेगी। ठीक है, तो 6 और 4 जो होगी वो 10 हो जाएगा, और फिर प्लस V इज इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ आप देख रहे हैं ये V है, 5 हेनरी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, प्लस माइनस V। ठीक है, ओके। तो अब देखें इसमें हमें IL, ठीक है, ये रिक्वायर है, दूसरा हमें V चाहिए। ठीक है, तो ये V कौन सा है, दिस V इज एक्चुअली द वोल्टेज अक्रॉस दिस 5 हेनरी इंडक्टर। ठीक है, ये जो V है ये 5 हेनरी इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है, और हमें फार्मूला पता है इंडक्टर के वोल्टेज का, V इज इक्वल टू क्या होता है, L di अपॉन dt होता है। तो L की वैल्यू तो हमें पता है 5 हेनरी, DIL हमें नहीं पता और dt नहीं पता। ठीक है, DIL अपॉन dt नहीं पता, तो हमने ये वाली एक्सप्रेशन लिख दी, सिंपल। तो v इज इक्वल टू हमें मालूम है 5 DIL अपॉन dt हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 10 IL प्लस v है इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 10 IL प्लस 5 DIL अपॉन dt। ठीक है, v की जगह जो v है इसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो हमें ये वाली एक्सप्रेशन मिल जाएगी। ओके, अच्छा जी, अब हमें क्या चाहिए, आर इक्विवेलेंट और एल इक्विवेलेंट, तो वो तो नज़र ही आ रहा है, 6 और 4 हमारे पास कितने, 10 ओम हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, एल इक्विवेलेंट हमें 5 हेनरी मिलेगा। तो ये माइनस आर इक्विवेलेंट अपॉन एल इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू एस माइनस 2 मिल जाएगा हमें। ओके, तो ये हमने सिंपल मालूम कर लिया जो हमें फार्मूले में रिक्वायर होता है जनरल एक्सप्रेशन में। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, देखें हमें V मालूम करने के लिए क्या चाहिए, IL चाहिए। ठीक है, वी नीड IL, लेकिन जो हमने मालूम किया है अभी वो क्या था, वो IL नॉट मालूम किया था, IL 0 मालूम किया था। ये जो आपने 2.5 एम्पेयर मालूम किया, ये कब मालूम किया, एट टाइम t इज इक्वल टू 0। व्हाट इज दिस, दिस इज IL 0, या फिर IL नॉट भी कह सकते हैं इसको आप। ठीक है, हमने ये मालूम किया है, वी हैव नॉट फाउंड द वैल्यू ऑफ IL t एट। तो हमें V मालूम करने के लिए या फिर VT मालूम करने के लिए हमें ILT चाहिए पहले। तो इसीलिए हमने क्या किया, ILT की एक्सप्रेशन लिखी, जनरल एक्सप्रेशन, और वो क्या होगी, ILT इज इक्वल्स टू IL नॉट इंटू E
एस टी, वही सेम एक्सप्रेशन जो कि हमने पिछले वाले सवाल में किया था। ठीक है, कि देखें यहाँ पर हमें आई एल चाहिए, आई एल टी चाहिए एक तरह से। ठीक है, तो उसके लिए हमें आई एल टी की एक्सप्रेशन लिखनी होगी। तो आई एल टी की एक्सप्रेशन क्या होगी, आई एल नॉट ई माइनस एस टी। ठीक है, और ये माइनस एस हमारे पास बल्कि एस लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, एस क्या हो किसके बराबर होता है, माइनस आर अपॉन एल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमने एक्सप्रेशन लिख दी यहाँ पर। ओके, अब आई एल ज़ीरो हमें पता है, हमने मालूम किया है 2.5, हम ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं 2.5 इधर। ठीक है, हमने एस भी मालूम कर लिया है, -2 के बराबर है, तो हमने यहाँ पर एस भी पुट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, नाउ वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ आई एल टी विच इज़ इक्वल्स टू 2.5 ई रेज टू द पावर -2t। ठीक है, ये हमने एक्सप्रेशन मालूम कर ली आई एल टी की। अब मसला क्या रह गया, अब मसला ये रह गया कि वी टी मालूम करने के लिए हमें इस आई एल टी को डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया। v इज इक्वल्स टू 5 डी आई एल अपॉन डी टी किसके बराबर हो जाएगा, 5 कांस्टेंट है। ठीक है, और जो 2.5 है ये यहाँ पे 2.5 आ गया। ठीक है, और फिर e माइनस टू टी को हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया, तो ये -2 पीछे आ जाएगा और e माइनस टू टी वैसे ही आ जाएगा आगे आफ्टर डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर, मैं कर देता हूँ d अपॉन डी टी ऑफ व्हाट 2.5 e माइनस टू टी। तो 2.5 कांस्टेंट है, तो ये पीछे आ जाएगा 2.5, और ये d अपॉन डी टी ऑफ e माइनस टू टी हो जाएगा। तो ये e माइनस टू टी जो है, इसमें -2t, ठीक है, होगा क्या, 2.5 डिफरेंशियल ऑफ e माइनस टू टी, ई माइनस टू टी ही आएगा, और फिर पावर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, d अपॉन डी टी ऑफ -2t। तो ये -2 फिर पीछे आ जाएगा और यहाँ पे t रह जाएगा, तो ये कैंसिल होकर के -2। ठीक है, -2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 ई माइनस टू टी, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है -2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इंटू ई माइनस टू टी। सिंपल सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, -25 ई माइनस टू टी वी मिल जाएगा। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ v विच वी नीडेड। यहाँ पे जहन में रखिएगा v से मुराद क्या है, v t है, v इज इक्वल्स टू वी टी। ठीक है, लिखा हुआ नहीं है t, बट इट इज़ अंडरस्टूड, रिमेंबर दिस थिंग। ओके, so this was these were the two numericals which were too crucial to understand। इसको सही से समझिएगा और अपने जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, बिकॉज जो क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में वो ऐसे ही होंगे। तो बहुत सिंपल सर्किट थे दो, तो एग्ज़ाम में थोड़े डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होंगे, क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल्स होंगे। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। चलें, अब ये एक्सपोनेंशियल रिस्पांस है, तो ये अब मैं आप लोगों को करके भेजूंगा। आप फ़िलहाल बस ये दो न्यूमेरिकल्स ठीक से समझ लीजिए। ठीक है, ये हम कल डिस्कस करेंगे, ये आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको भेज रहा हूँ ताकि आप लोग कवर कर सको आसानी से। ओके, तो इंशाल्लाह ताला कल करेंगे।